पूर्व भारत में हैं, हम पूर्वोत्तर में हैं, हम मध्य भारत में हैं। कहीं कमल है तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी है। तो आजादी की लड़ाई के बाद एक कांग्रेस का एक ऑरा था, एक उत्साह था, और उस उत्साह में वो जीते थे, और विपक्ष दल भी लगभग नगण्य थे। और हमारे 18 विधायक, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे आदिवासी भाई कमल पर जीत करके आए हैं। इसलिए आदिवासी भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनको जो पहली मुलाकात कार्य समिति की बैठक में हो रही है, तो एक हर्षोल्लास के वातावरण में मुझे इस पुण्य भूमि, जय जगन्नाथ जी की भूमि, भगवान जगन्नाथ जी की भूमि, यहां आने का सौभाग्य मिला। मैं भगवान जगन्नाथ जी को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। यह भूमि जो वीरता की भूमि है, शौर्य की भूमि है, यह भूमि जो संस्कृति से ओतप्रोत है, यह भूमि जो संस्कृति को दिशा और दृष्टि देने वाली भूमि है। ऐसी भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं ऐसी भूमि को पुनः नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। यहां आऊं और उत्कलमणि गोपबंधु दास जी को याद न करूं, यहां आऊं और बख्शी जगबंधु जी को याद न करूं, और मैं यहां आऊं और वीर सुरेंद्र साई जी को याद न करूं, तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। इन सभी महापुरुषों को हम याद करते हुए, नमन करते हुए हम आज इस कार्य समिति की बैठक में उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों को और आप सब लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा के एक एक कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, उनको साधुवाद देना चाहता हूं, और उनकी तारीफ में जितने भी कसीदे पढ़े जाएं वो कम मानता हूं, जिन्होंने पूरी ताकत लगा करके उड़ीसा में पद्म को खिलाया, कमल को खिलाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप लोगों ने कमर कसी है कि हम उड़ीसा की जनता की सेवा करेंगे, उड़ीसा की जनता को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भगवान जगन्नाथ आप सबको आशीर्वाद देगा, और उस आशीर्वाद के माध्यम से हम उड़ीसा की सेवा आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से जरूर करेंगे। और मुझे याद है कि चुनाव के समय मैंने आप सबसे कहा था कि भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। मैं चुनाव में यहां भी आया था, मैंने कहा था हम सबको आशीर्वाद मिलेगा, और मैंने कहा था कि भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद इस बात के लिए मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेवारी निभा सके उड़ीसा में, और भगवान जगन्नाथ जी का हमको इस मामले में आशीर्वाद मिला है। आप सब लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर 78 सीटें लाना और लगभग 40.7% वोट लाना, ये उड़ीसा की जनता का जो आपको भरपूर आशीर्वाद मिला है, इसके लिए मैं उड़ीसा की जनता को भी नमन करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि न ही सिर्फ साधारण मानस में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, बल्कि आदिवासी भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। और हमारे 18 विधायक, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे आदिवासी भाई कमल पर जीत करके आए हैं। इसलिए आदिवासी भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, आपको मुख्य धारा में आगे लेकर के आए। उसी प्रकार मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा विधायक हमारे दलित भाई, हमारे अनुसूचित जाति के भाई अगर जीत करके आए और आशीर्वाद मिला तो सबसे बड़ा संख्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और मैं अपने अनुसूचित जाति के भाइयों को भी अपनी ओर से, मोहन मांझी जी की ओर से, हमारे केवी सिंह देव जी की ओर से, बहन परिदा जी की ओर से, धर्मेंद्र प्रधान जी की ओर से और जोएल उरांव जी की ओर से जो सरकार में है, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों को और हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे और उनको मुख्य धारा में आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं बताना चाहता हूं। मैं आपको विशेष करके इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे याद है मैंने मनमोहन सामल जी से कहा था कि भाई इस बार अपना नंबर लोकसभा में डबल कर लेना। अगर डबल कर लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मैंने कहा था कि जो पुराने चुने हुए हैं वो वापस जीत करके आए और डबल हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे खुशी है कि आपने सिर्फ एक ही छोड़ा, बाकी 20-21 में से जीत करके आप आए और आपने केंद्र सरकार में योगदान किया। इसके लिए आपको विशेष करके मैं बधाई देना चाहता हूं। और आप सब लोगों ने इस चुनाव में लगभग 45% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिए और प्रधानमंत्री मोदी जी 60 साल बाद कोई दोबारा प्रधानमंत्री जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उसको भी हमको याद रखना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि जब जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार बने थे तो आजादी की लड़ाई के बाद एक कांग्रेस का एक ऑरा था, एक उत्साह था और उस उत्साह में वो जीते थे और विपक्ष दल भी लगभग नगण्य थे। ऐसी परिस्थिति में वो तीसरी बार जीते। लेकिन 60 साल बाद पूरी ताकत के साथ और पूरी शक्ति के साथ अगर जीत हासिल हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जीत हासिल हुई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके ही नजदीक में आंध्र प्रदेश में हम वहां पर भी सरकार बना पाए। हम उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी लगातार तीसरी बार सरकार पेमा खांडू जी के नेतृत्व में बन गई और सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बनकर के आई। ये आप सब लोगों के ध्यान में रहना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है और आप सबको फख्र होना चाहिए कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो सारे देश की पार्टी, पैन इंडिया पार्टी। हम उत्तर भारत में हैं, हम दक्षिण भारत में हैं, हम पश्चिम भारत में हैं, हम पूर्व भारत में हैं, हम पूर्वोत्तर में हैं, हम मध्य भारत में हैं। कहीं कमल है तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि 1500 छोटी और बड़ी राजनीतिक दल को देश में मिला लें तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आंतरिक प्रजातंत्र है, भाई भतीजावाद नहीं है, अपना पराया नहीं है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर चलने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको याद रखना चाहिए। और मैं इसके साथ साथ यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम अकेले ऐसे हैं, पार्टी हैं जो अगर हम अपने व्याप को देखें तो हम कह सकते हैं कि 18 राज्यों में
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आज 18 राज्यों में है और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 राज्यों में है, अकेली भारतीय जनता पार्टी। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम लगभग 58% के भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 58% के, और 57% के भूभाग, 57% की जनसंख्या पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, 57%। इसलिए, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं मंच के लोगों को भी कई बार बोलता हूं, आपको भी बताना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग में अजब सा उत्साह आ गया, बड़ी जीत हासिल हो गई। ये तो वही हुआ जैसे कोई हमेशा फेल होता हो, वो पास मार्क से पास कर जाए तो बड़ा खुश हो जाए, ऐसा कांग्रेस का हाल हो गया है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि सारी एनडीए जोड़ लो, सारी एनडीए और सारी इंडिया जोड़ लो, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, सारी इंडिया अलायंस, तब भी अकेले भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम है, कम पड़ते हैं, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये 2014 के लोकसभा के सदस्यों को जोड़ ले, ये 2019 के लोकसभा के सदस्यों को जोड़ ले, और ये 2024 के भी लोकसभा सदस्यों को जोड़ ले, तीनों को जोड़ लेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी के एमएमपी से कम पड़ते हैं। ये इनका रिकॉर्ड है, ये भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए ये जो पार्टियां हैं, इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीरो है, जीरो, 13 स्टेट्स में, 13 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में जीरो, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में जीरो, अरुणाचल प्रदेश में जीरो, सिक्किम में जीरो, मिजोरम में जीरो, त्रिपुरा में जीरो, आंध्र प्रदेश में जीरो, मध्य प्रदेश में जीरो, जम्मू कश्मीर में जीरो, दिल्ली में जीरो, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और लद्दाख में भी जीरो के जीरो हैं ये कांग्रेस पार्टी। 13 राज्य और यूनियन टेरिटरी में साफ है, लेकिन फिर भी ऐसा उत्साह दिखाने की कोशिश हो रही है जैसे बड़ी भारी जीत हुई। इनको मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा कि इंडिया अलायंस को पूरा जोड़ ले तब भी अकेले भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती है, यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात और कांग्रेस के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये अमरलता की बेल की तरह है, ये पैरासाइट है, ये अपने ताकत पर नहीं खड़ी होती, ये दूसरों के ताकत पर खड़ी होती है। आप देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों की कुल लोकसभा की सीट है 64, 64। जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी से सीधे लड़ती है तो 64 में 62 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है, कांग्रेस के हाथ 2 सीट लगती है, 2 सीट। इनका स्ट्राइक रेट 25% से भी नीचे है और ये जीतते कहां हैं? जहां ये परजीवी की तरह दूसरी पार्टियों के बेल की तरह चढ़ करके अपने सीटों को जीतने का काम कर, और जहां रीजनल पार्टी इनका साथ नहीं देती है वहां ये जीरो हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता ने इनको ठेंगा दिखा दिया तो पश्चिम बंगाल में इनका कांग्रेस पार्टी का ग्रुप का जो नेता था वह भी हार गया। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। इसलिए, और ये जिसके साथ जुड़ती है ना कांग्रेस पार्टी, जिसके साथ, ये उसको कमजोर कर देती है, क्योंकि बेल का ये स्वभाव है कि वह ताकत पेड़ से लेती है, तने से लेती है, और ये दूसरी पार्टियों के ऊपर सहारे लेकर के सहयोगी वोटों पर, सहयोगी पार्टियों के वोट पर जिंदा रहती है और उसी का वोट खा जाती है। इस तरीके से
इनकी स्थिति आकर के खड़ी होती है। और इसलिए मित्रों, आप सब भी ध्यान में रखिए, ये बैसाखियों पर चलने वाली पार्टी है, ये बैसाखी पर पार्टी है, और सरकार में जब भी आती है तो बाय डिफॉल्ट आती है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए मित्रों, यह हमारी जिम्मेवारी है और आप सब लोगों की विशेष जिम्मेवारी है, जो आज आपको उड़ीसा की जनता ने उनकी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पूरी ताकत से आपको शक्ति दी है। आपको उन्होंने अपना योगदान दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां बैठा नेतृत्व मोहन मांझी जी के नेतृत्व में और आप सबके कर्तृत्व से उड़ीसा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। इस तरीके का हमको संकल्प लेकर के जाना। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं, आजकल ये बड़े संविधान के रक्षक बन गए, बहुत संविधान के रक्षक। इनको न संविधान से लेना है, न संविधान को कुछ देना है। ये आजकल दलितों के बड़े रक्षक बन गए, अनुसूचित जाति के बड़े रक्षक बन गए। ये आजकल आदिवासी भाइयों के बड़े रक्षक बन गए। आदिवासी भाइयों के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, और ये प्रजातंत्र के भी रक्षक बन गए और ओबीसी के भी रक्षक बन गए। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपसे चाहता हूं, आप सब लोग बड़े साधुवादी हो, कुछ समझ करके सारी चीज अपने पास रख लेते हो। ये राजनीति में नहीं करना है। हमको जनता को बताना है, ये संविधान के रक्षक नहीं हैं, ये संविधान के भक्षक हैं, भक्षक हैं। इन्होंने संविधान को एक बार नहीं, अनेकों बार आघात पहुंचाया है, अनेकों बार आघात पहुंचाया। और मैं बताना चाहता हूं, यहां बहुत से हमारे सीनियर कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारे पांडा जी बैठे हैं, हमारे पुजारी जी बैठे हैं, हमारे बहुत से लोग सीनियर बैठे हैं। पूछिए इनसे, ये 25 जून 1975 क्या दिन देखा था हमने? रातों रात हमें जेल खाने में डाल दिया गया था, और मालूम है संख्या कितनी थी? 1,25,000 लोगों को जेल के पीछे डाल दिया गया। ये राहुल क्या जाने इतिहास, ये राहुल क्या जाने अपने दादी के कारनामे। ये हमारी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 25 जून को संविधान रक्षा दिवस के रूप में और संविधान की हत्या के दिवस के रूप में याद किया जाए। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, 1,25,000 में 75,000 लोग वो थे जिनका संबंध उस समय के दिए के निशान से था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ। आप तो वो धारा भी नहीं जानते होंगे। ये जो लालू है ना, लालू यादव, इसकी बेटी का नाम मीसा है, मीसा। पूज्य बेटी का नाम मीसा है। मीसा का मतलब मालूम है? ये जब पैदा हुई थी तो लालू जेल में थे और मीसा में बंद थे। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। आजकल ये राहुल के गुणगान गाते हैं, जिन्होंने इनकी दादी ने इनको 22 महीने में जेल में डाल रखा था। ये मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये DIR डिफेंस ऑफ इंडियन रूल, ये ब्रिटिश के बनाए हुए दोनों कानून थे। ब्रिटिश के बनाए हुए, ब्रिटिश सरकार के, अंग्रेजों के दोनों कानून थे। और हमारे 1,25,000 लोग 22 महीने से ज्यादा मीसा में और DIR में जेल के अंदर रहे। और ये राहुल हमें संविधान की रक्षा समझाने लगा है। बोलो, ऐसे लोगों को सुनना है क्या? ऐसे लोगों को सुनना है क्या? जनता को सही बताना है कि नहीं बताना है? संविधान की रक्षा करने वाले कौन हैं? हम हैं। संविधान की रक्षा किसने की? और मालूम है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी? इसलिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि तुम्हारा चुनाव अवैध है। इसलिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया था कि आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इसलिए
कानून बदलने का काम उस समय किया गया और संविधान पर आघात लगाने का काम किया। मालूम है क्या कानून बनाया था? ये संविधान के चैंपियन बनने वाले, ये संविधान के रक्षक बनने वाले, इनकी दादी ने क्या कानून बनाया था? कानून था कि प्रधानमंत्री पर और राष्ट्रपति पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग सरकार से हटने के बाद भी नहीं चलाया जाएगा। यह कानून बनाया था। जिसके दाढ़ी में तिनका होता है ना, जिसकी दाल में कुछ काला होता है ना, वही ऐसी हरकत करते, क्योंकि इनके हाथ पाप से रंगे हुए थे, भ्रष्टाचार से रंगे हुए थे, और इन्होंने संविधान को इस तरीके से तोड़ने का प्रयास किया। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं आपको, यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने 90 बार चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। 90 टाइम्स, 90 टाइम्स चुनी हुई सरकारों को गिराया है। नवीन बाबू से पूछना कि उनके पूज्य पिताजी बीजू पटनायक पर क्या गुजरी थी, किस तरीके से कांग्रेस ने शासन किया था और किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा गया था और कैसे बीजू बाबू को भी जेल में डाला गया था। आप पूछिएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जेल के अंदर, चंद्रशेखर जेल के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जेल के अंदर, लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री जेल के अंदर, सैकड़ों मंत्री जेल के अंदर, और ये हमको संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। मित्रों, हमारी जिम्मेवारी है ये खोखले लोग और ये खोखले नारे लेकर के चलने वाले लोग, इनको हमको दूध का दूध, पानी का पानी बताना है, और ये जिम्मेवारी आपकी है, आप इसको पूरा करेंगे, मेरा ये पूरा विश्वास है। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप और हम मंच पर बैठे सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम अकेले ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो विचारनिष्ठ पार्टी है, जो आइडियोलॉजिकल पार्टी है। हम यहां किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी परिवार के लोगों की सेवा करने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी के बेटे को कुर्सी पर बैठाने के लिए नहीं आए हैं। हम किसी के बापू को सारी जिंदगी कंधे पर ढोने के लिए नहीं आए हैं। हम वो पार्टी है जो विचार के साथ खड़े हैं, और जिस विचार के लिए हम लोगों ने एक नहीं 4-4, 5-5 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया। आप बताइए, कभी जब हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब वो लखनपुर के बॉर्डर पर, जम्मू कश्मीर का लखनपुर का बॉर्डर, शायद वो 11, मुझे तारीख याद नहीं है, शायद वो 11 जून के आसपास की बात होगी, 11 मई के आसपास, जब उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में बिना पास के, उस समय जम्मू कश्मीर को धारा 370 में विशेष पास मिलता था, बिना पास के, इंटरनल पास के आप जम्मू कश्मीर में एंटर नहीं कर सकते। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, एक देश में 2 निशान यानी 2 झंडे, 2 विधान यानी 2 संविधान, और 2 प्रधान यानी 2 प्रधानमंत्री, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और मैं बिना पास के मैं एंटर करूंगा और जम्मू कश्मीर जाऊंगा। मुझे याद है उस समय चर्चा हुई थी, और ऐसा बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको छोड़ने लखनपुर बॉर्डर पर गए थे, और वह अंतिम मुलाकात श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ हुई। और हम सब कोई जानते हैं कि 23 जून को उनका बड़े रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। जो बात 52-53 में हमने कही, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं होगा, 5-5 पीढ़ी खप गई, और जब आप लोगों ने ताकत दी तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने 6 अगस्त 2020 को धारा 370 को धाराशाही कर दिया और ये लड़ाई लड़ी। यहां धर्मेंद्र प्रधान बैठे हैं,
यहां मनमोहन साहब बैठे हैं, एक बार नहीं अनेकों बार, ये केवी सिंह देव साहब बैठे हैं, एक बार नहीं अनेकों बार जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में धारा 370 से जोड़ने के से हटाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किए। जुएल राव जी बैठे, मोहन मांझी जी बैठे, पूछो इनसे। एकता यात्रा मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में हमारे मोदी जी गए थे और वहां पर झंडा गाड़ा था। एकता यात्रा से लेकर के अनेकों बार हम लोग जम्मू कश्मीर में इस बात के लिए आंदोलन होते रहे, आंदोलन करते रहे। 5 पीढ़ियां खप गई, लेकिन मन से विचार नहीं गया। और आज हम कह सकते हैं एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान हो गया और धारा 370। हम जब विचारनिष्ठ पार्टी बोलते हैं तो मुझे याद है उस समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमारी खिल्ली उड़ाई थी जब हम लोगों ने कहा था कि 1987-88 में पालमपुर में हम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर में राम के विराजमान करने का और राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करेगी। लोगों ने कहा था ये क्या बात बोल रहे हैं, कैसे करेंगे, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन हमने वो भी देखा कि 2024 के 20 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भव्य राम मंदिर में राम लला का प्राण प्रतिष्ठा देखी। यह भी हम सबको देखने को मिला। और इसीलिए मैं कहूंगा कि हम विचारनिष्ठ पार्टी। मुझे याद है मैं 80 में जब युवा एक छात्र नेता होता था, छात्र कार्यकर्ता होता था, तो हमसे लोग पूछते थे व्हाट इज योर इकोनॉमिक मॉडल, व्हाट इज योर इकोनॉमिक मॉडल, आपका इकोनॉमिक मॉडल क्या है, आपकी आर्थिक। और उन दिनों कम्युनिस्टों का बड़ा बोलबाला था और ये बड़े भारी इकोनॉमी के चैंपियन बनते थे। और उस समय हमने कहा था एकात्म मानववाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, उसी को सरलीकरण किया गया जब जनता पार्टी की सरकारें मध्य प्रदेश में हमारी आई, जब हमारी हिमाचल प्रदेश में आई, जब राजस्थान में आई, तो हमने अंत्योदय कार्यक्रम के माध्यम से अपना इकोनॉमिक मॉडल समझाने का प्रयास किया। और मोदी जी ने बहुत सरलीकरण करके एक मंत्र, एक वाक्य में कह दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसी मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़े हैं और इसलिए हम विचारनिष्ठ तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। जब हम कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं तो हम 18 करोड़ की पार्टी हैं, 180 मिलियन की पार्टी हम हैं, 18 करोड़ की पार्टियां। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 90 करोड़ की है, क्षमा करिएगा 9 करोड़ की है और हम 18 करोड़ की है। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 60 से ज्यादा राजदूत आकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समझ, यानी अब हम सिर्फ देश की पार्टी नहीं है, दुनिया देख रही है, दुनिया समझना चाहती है, दुनिया जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है। 140 करोड़ के देश में ये किस तरीके से काम करती है, इसको जानना चाहती है। और मुझे फक्र है कि मैं यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बूथ रचना तक पहुंचने का काम आप सब लोगों ने किया है और इसीलिए 10,40,000 बूथ में 6,80,000 बूथ तक हम अपना बूथ अध्यक्ष बना पाए हैं। और आपने भी उड़ीसा में 32,000 बूथों तक आप पहुंचे हैं। और यही कारण है कि जब उड़ीसा की जनता ने आपको आशीर्वाद देने का तय किया तो 1-1.5 महीने के अंदर ही हमारी सरकार बन गई। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और हम मास बेस्ड पार्टी। सबसे ज्यादा एमपी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा एमपी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा एमएलए 1500 से ज्यादा एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा मेयर भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा जिला परिषद के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा जिला परिषद के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज्यादा ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के
और सबसे ज्यादा बीडीसी के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे ज्यादा प्रधान भी पंचायतों में चुने हुए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी। वी हैव ए मास फॉलोइंग, हमारी मास फॉलोइंग है, जिस मास फॉलोइंग को लोग लेकर के आगे बढ़ने का काम कर। और इसीलिए मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं, आप याद करो 2014 से पहले का देश और आज याद करो 2024 का देश। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में क्या अंतर आ गया। यही देश, इसको भ्रष्टाचारी देश कहते थे 2014 में, हमें करप्ट स्टेट कहा जाता था, करप्ट। यही देश पॉलिसी पैरालिसिस कहलाता था, निर्णय न लेने वाला देश। यही देश रिमोट कंट्रोल से चलने वाला देश था। यही देश प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री की अथॉरिटी नहीं थी। ये 2014 से पहले का हमने देश देखा है। पॉलिसी पैरालिसिस, नो गवर्नेंस, करप्शन, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ये हमने देखा है। लेकिन 2014 के बाद हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन लाओ, परफॉर्म करो और देश में परिवर्तन लाओ, इस मंत्र को लेकर के आगे चले। और उन्होंने क्या कहा कि समय कम है, कम समय में ज्यादा काम करना है, इसलिए स्पीड, स्केल और स्किल तीनों को जोड़ करके आगे बढ़ना है। और आज आप देखिए, चाहे दुनिया की बात कर लो, आज चाहे आप किसी भी पैमाने पर देख लो, आज भारत को दुनिया देख रही है और मोदी जी के नेतृत्व को भी दुनिया देख रही है, ये हम सबके ध्यान में। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री पेरिस गए थे, G7 की मीटिंग में किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व किया। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी रशिया गए थे। ये कभी सोचा था कि पुतिन किसी प्रधानमंत्री को अपने घर में निमंत्रित दे और 6 घंटे तक बैठ करके घर में बातचीत करे। यह संभव हुआ है तो 1-to-1 दोस्ती का संबंध अगर बना पाए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी बना पाए हैं, और दुनिया में भी उस बात का हमको असर देखने को। इसलिए दुनिया में तो भारत की छवि प्रधानमंत्री जी ने खड़ी की। देश को भी शक्तिशाली देश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, यह भी हमको ध्यान में रखना। मैं यहां कई आंकड़े बता सकता हूं और कई आंकड़ों के बारे में चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं मोटी मोटी 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि भारत, इंडिया कैसे बदल रहा है, भारत कैसे बदल गया। एक समय था, आप बताइए, यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस के चलते आर्थिक मंदी दुनिया में आई कि नहीं आई? जरा जोर से बोलो, आई कि नहीं आई? आप बताइए, कोरोना की मार दुनिया को पड़ी कि नहीं पड़ी? इन सब के बावजूद भी आज भारत, अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो बोलता है कि अगर इकोनॉमी में, आर्थिक जगत में अगर कोई उजाला है और ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है, इंडिया है। ये हम नहीं बोलते, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है। मॉर्गन स्टैनली बोलता है कि भारत 2013-14 के बाद बदला हुआ भारत है। ये कांग्रेसी नहीं मानेंगे कि बदला हुआ भारत है। मैं भी क्या करूं, स्वास्थ्य मंत्री हूं, इनको नजरें तो दे सकता हूं, दृष्टि कहां से लाऊं, विजन कहां से लाऊं, इनको तो दिखेगा नहीं। लेकिन मॉर्गन स्टैनली बोलता है कि 2013-14 का बदला हुआ भारत आज हमको देखने को। और उसी तरीके से मूडीज का जीडीपी ग्रोथ रेट, वह भारत का प्रोजेक्शन 8% का करता है, 8% का ग्रोथ रेट का 2024 का प्रोजेक्शन करता है, उसको ध्यान में रखें। मित्रों, जो लोग लिख रहे हों वो इसको याद कर लें या लिख लें, मैं बार बार बताना चाहता हूं। ये लोग बोलते हैं महंगाई है, ये लोग बोलते हैं बेरोजगारी है। मैं तो कई बार बोलता हूं, ये राहुल, दोनों भाई बहन जो है ना, ये और ये सारी कांग्रेस जमात, ये पढ़ी लिखी अनपढ़ है। ये पढ़ी लिखी में अनपढ़ है, मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। इनको कोई अर्थनीति समझ में नहीं आती है। मैं आपके सामने
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का ग्रोथ प्रोजेक्शन 2024 का बता रहा हूं, 2024 का नोट कर लो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो सबसे विकसित देश बोला जाता है, उसका प्रोजेक्शन है 2.6%। जर्मनी का ग्रोथ रेट 0.2%, फ्रांस का ग्रोथ रेट 0.9%, जापान का ग्रोथ रेट 0.7%, यूके का ग्रोथ रेट 0.7%। ये जितने मैंने देश के नाम लिए ये सब विकसित राष्ट्र हैं, ये सब विकसित राष्ट्र हैं। और भारत का प्रोजेक्शन रेट इंडिया का 7%, 7% है। और इसीलिए आज भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके, और उस ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके आज हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और वो समय दूर नहीं है जब हम दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। मित्रों, आपको जान करके खुशी भी होगी और यह जान करके ध्यान में भी आएगा कि किस तरीके से भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और भारत की गरीबी 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण। जो मुफ्त में चावल, जो मुफ्त में गेहूं, जो मुफ्त में दाल दी जा रही है, उस कारण से आज 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से हम ऊपर उठ गए। इस्पात के प्रोडक्शन में हम नंबर 2 पर खड़े हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल है, कभी उस पर लिखा होता था मेड इन जापान, कभी लिखा होता था मेड इन थाईलैंड, मेड इन ताइवान, उस पर लिखा होता था मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन चाइना। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। 97% प्रोडक्शन भारत का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं। दुनिया में तीसरे नंबर की मार्केट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई है। 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात बोलते हैं। बताइए, आपके यहां हाईवेज बने हैं कि नहीं बन रहे हैं? जरा जोर से बोलो, हाईवेज बने हैं कि नहीं बने हैं? एलिवेटेड रोड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अंडर पासेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? मेट्रो पर काम चलता है कि नहीं चलता है? हर एक दृष्टि से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एम्स खुले हैं कि नहीं खुले हैं? मित्रों, अगर ये विकास का काम हुआ तो इस विकास के काम में कहीं ना कहीं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, रोजगार के अवसर मिले। लेकिन ये लोग, और मैं दुनिया के भी आंकड़े आपके सामने ग्रोथ रेट के माध्यम से बता रहा हूं, लेकिन ये पढ़े लिखे अनपढ़, इनको भारत देश की अच्छी स्थिति ये पसंद नहीं आती। ये मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को, जो जिस तरीके का विचार लेकर के चले हैं, इनको हम स्पष्ट शब्दों में बताना चाहते हैं कि भारत की जनता और उड़ीसा की जनता इन सारी बातों को जानती है। इसलिए आपका कुछ सुनने वाली नहीं है। और कमल के निशान पर मोदी जी के साथ और मोहन मांझी जी के साथ अब भारत की जनता और उड़ीसा की जनता चलने को तैयार है। ये हमको ध्यान रखना। मित्रों, अभी अभी यहां सरकार बदली, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नजरों में सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र रहा था। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि उड़ीसा को कभी भी दूसरे दृष्टि से नहीं देखा गया, हमेशा उसको साफ सफलता देने का काम किया। आपको जानकर के खुशी होगी कि उड़ीसा को पिछले 10 सालों में टैक्स के डिवोल्यूशन में 3.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए। 3.2 लाख करोड़। कभी मोदी जी ने नहीं सोचा कि ये बीजू जनता दल पार्टी है, ये बीजू पटनायक और नवीन पटनायक की पार्टी है। नहीं, उड़ीसा की जनता हमारी है। और उड़ीसा की जनता के लिए अगर दिल्ली में बैठने का हमें मौका मिला है तो हम उड़ीसा की जनता की सेवा करेंगे और इस मंत्र को लेकर के। और उसी तरीके से 1.7 लाख करोड़ आपको ग्रांट इन एड दिया गया
और विकास किया गया। मुझे खुशी है कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी के इलाके में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM संबलपुर, उसका आज परमानेंट कैंपस वहां पर खड़ा हो गया है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में भुवनेश्वर, राउरकेला लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और आपके यहां जो नेशनल हाईवे बना है, एक बात बता दूं कि लगभग 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे देश में बना और 4,300 किलोमीटर उड़ीसा में बना है, 4,300। और अब विशाखापट्टनम रायपुर ये जो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बन रहा है, इससे उड़ीसा को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। यह भी हमको ध्यान रखना। आपके यहां झारसुंगा और हमारे जयपुर और राउरकेला और उत्केला, इस सारी जगहों में एयरपोर्ट बनने का काम हुआ है। और जय जगन्नाथ जी की सेवा में पुरी में प्रसाद की योजना में 50 करोड़ रुपए भारत सरकार यहाँ के विकास के लिए दे रही है। इसको भी हम ये भी जानते हैं कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको भी ताकत देने का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमें मालूम है आज सरकार बदली है और सरकार बदलने का फायदा क्या हुआ है। पहले तो भगवान जगन्नाथ के 4 द्वार खुल गए। सरकार बदलने का मतलब क्या है कि 40 साल बाद रत्ना भंडार जो जिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था, वह रत्ना भंडार को खोला गया है। और भगवान जगन्नाथ को जो आशीर्वाद भगवान का उनका प्रसाद है, उसका सही मूल्यांकन करने का काम अब शुरू हुआ। और इसी के साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, आपके हमारे यहां उड़ीसा में 3 करोड़ 20 लाख लोगों को अन्न दिया जा रहा है, यह हमको याद रखना। उसी तरीके से किसान सम्मान निधि, उसको भी रोकने का प्रयास हुआ था और आज मोहन मांझी जी आ गए हैं। किसान सम्मान निधि में बराबर की दृष्टि से आगे बढ़ने का आपको मौका मिल रहा है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 30 लाख मकान उड़ीसा में बने हैं और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी 3 करोड़ घर और बनाएंगे और उसमें भी उड़ीसा का हिस्सा होगा, यह भी याद रखें। मित्रों, मैं बार बार सुनाता हूं, आज भी रुक नहीं रहा हूं, रोका नहीं जाता है क्योंकि आपको बताना चाहता हूं। और ये जितने पुराने लोग हैं ना, देवी सिंह देव साहब, जुएल ओरांव जी, बिजन पांडा जी भी, मोहन मांझी जी भी, सब लंबे समय से, मनमोहन श्यामल लंबे समय तक मंत्री रहे उड़ीसा में, धर्मेंद्र प्रधान, इन सब से पूछो, मुझसे भी पूछो। 1993 में जब हम आवास योजना, हमारे भरतहरि मेहताब जी बैठे, इनसे भी पूछो आप। 1993 में हम जब आवास की बात करते थे तो हमारा बीडीओ हमको बताता था कि आपको खुशखबरी सुनानी है, एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, बताइए किसको दें। और मैं कहता था, एक अनार 100 बीमार। बीडीओ साहब, ये आप ही रख लो, आप ही बांट देना, मैं तो 2 को नहीं बांट सकूंगा। आज बताइए, एक एक पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में 50-50 मकान बने हैं कि नहीं बने हैं? बने हैं कि नहीं बने? 4 करोड़ घर बने, 4 करोड़। और आपके यहां 30 लाख घर बने और 3 करोड़ में और घर बनेंगे। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन रहे हैं, इसके आधे से ज्यादा का मालिकाना हक बहनों को मिल रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, ये भी हमको ध्यान रखना। और अभी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर योजना की कार्यक्रम चलाया है। हर एक घर को आप ऑनलाइन जाओ, वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कराओ, आपको 75,000 रुपए का सहायता मिलेगी और आपके ऊपर आपके घर पे सोलर पैनल लगेगा और आपकी बिजली आपके खर्चे के लिए मुफ्त हो जाएगी और बची हुई बिजली सरकार खरीद लेगी और उसका भी आपको पैसा मिलेगा। यानी आम के आम, गुठली के दाम, ये कार्यक्रम होने वाला है।
इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, और मोहन मांझी जी स्कीम को बहुत तेजी से लागू कर रहे हैं, आप सब इसका फायदा उठाइए, गांव-गांव में बताइए कि तुम्हारी बिजली मुफ्त हो जाएगी, ये 100 यूनिट मुफ्त होगी, ये गरीब के लिए मुफ्त होगी, ऐसा नहीं। जो सोलर पैनल लगाएगा उसकी बिजली अपने आप मुफ्त हो जाएगी, और जो बिजली वो कमाएगा उसको पैसा का भुगतान हो जाएगा। इस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत में अब प्रयास है, और ये जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही दी है कि 70 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं, बहन हैं, किसी भी जाति के, किसी भी इलाके के, किसी भी मजहब के और किसी भी आमदनी के, गरीब हो या अमीर, सबको आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कार्ड मिले। बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भैया, बदलता भारत है कि नहीं है? और इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हर स्कीम को लेकर के आगे बढ़ाने का काम भारत के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और मोहन जी को पूरा ताकत दी गई है, केवी सिंह देव साहब जी को, फरीदा जी को, सब लोग मिलकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस खुशहाल मौसम में, इस खुशहाल मौके पर मुझे आप सब लोगों को बोलने का मौका मिला, संबोधित करने का मौका मिला। मैं समझता हूं आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं। देखिए, 5-5 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया, सिर्फ कभी जमानत बचाने के लिए, कभी एमएलए बनने के लिए, कभी इलाके में हम वार्ड मेंबर जीत जाएं इसके लिए। आज आप वो खुशनसीब लोग हो जो अपनी आंखों से देख रहे हो कि आपका मुख्यमंत्री, आपका उप मुख्यमंत्री, आपकी उप मुख्यमंत्री, आपकी सरकार और 21 में से 20 सांसद और 78 विधायक की सरकार आप अपनी आंखों से देख रहे हो, यह आपको मौका मिला है। और इसीलिए मैं चाहूंगा इस समय का सदुपयोग किया जाए, और ये जो रोने धोने वाले लोग हैं ना, इनको रोने धोने दिया जाए। ये रोते ही रहेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, बल्कि विकास के काम में अड़ंगे डालने का काम इन्होंने किया। और इसलिए ये याद रहे, और कांग्रेस पार्टी को भी हम बता देना चाहते हैं, आपको विपक्षी मिली है, आप विपक्षी करिए, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन याद रखिए कि लंबे समय हम विपक्ष में रहे हैं, हमें मालूम है कि विपक्ष की कितनी ताकत आपके पास है और आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। समय बताएगा, लेकिन यह हम एक लंबे काम के लिए चले हैं। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य साफ है कि 2047 में हमको इसको विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत बनाना है तो हमको अपने आप को खपाना है और जनता की सेवा में लगाना है, उसको आगे बढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आपने मेरी बात बड़ी शांति से सुनी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़िया, जय उड़ीसा।